जय श्री केदार, जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टारगेट एकेडमी ने यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की हाल में हुई परीक्षाओं को मद्देनजर में रखते हुए आज से एक नया प्रैक्टिस सेट परीक्षा शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे यूकेएसएससी के नवीन पैटर्न पे और जो उसके पुराने क्वेश्चन हैं उनका गहन अध्ययन करने के बाद हमारे जो एक्सपर्ट हैं क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन रहा आज का प्रैक्टिस सेट का कि ठीक, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया। महिलाओं को रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सरकारी नौकरी पे कितना आरक्षण मिला है। इसका सही जवाब है 30%। ठीक है, अगर रिजर्वेशन की बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को पंचायतों में, ठीक है, 50% आरक्षण मिला है। ठीक, वन पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, ठीक है, पंचायतों में 50% आरक्षण है जो उत्तराखंड राज्य में इन्हें 2008 में मिला है। ठीक, संसद या लोकसभा में अभी जो है नारी वंदन अधिनियम आया 106वां संविधान संशोधन, उसके तहत 1/3 लगभग 33% जो सीटें हैं वो लोकसभा में महिलाओं के लिए। कौन सा संविधान संशोधन है? 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब आया? 2023 में। ये महिलाओं को 33% लोकसभा में क्या करेगा? आरक्षण प्रदान करेगा। अब आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर एक मुद्दा जो करवाया गया था आजकल बीच में, वो था राज्य आंदोलनकारी। राज्य आंदोलनकारी को सरकारी सेवा में 10% का रिजर्वेशन है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटे वालों को, जो स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स कोटे में 4%। ठीक है, स्पोर्ट्स या खेल खिलाड़ियों को 4% का आरक्षण है और जो 5% का आरक्षण है वो एक्स आर्मी। 10% जो आरक्षण है राज्य आंदोलनकारी, 30% महिला। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, जो तैयारी कर रहे हैं उसको इन क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपके पास कितनी सीट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, ये पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है। उत्तराखंड में यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता कौन थे? स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता केदार सिंह रावत, युद्धवीर सिंह रावत, प्रहलाद सिंह रावत और स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। ये बीपीडीओ का क्वेश्चन था। इसका आंसर है स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। ये यमुना घाटी और जो यमुना उत्तरकाशी के पूर्व विधायक है केदार सिंह रावत, उनके छोटे भाई हैं स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। ये चकबंदी के क्या है? यमुना घाटी में चकबंदी के जनक माने गए हैं। अब ये चकबंदी होती क्या है? चकबंदी ये होती है कि गांव के क्षेत्रों में जो है ना, हमारी जमीनें जो होती है ना गांव में, इधर उधर बिखरी हुई जमीन है, कोई मथी खुला, कोई मूली खुला, कोई गांव में ऊपर है, कोई जमीन नीचे है, छोटी छोटी सी जमीन कहीं इधर है कहीं उधर है, तो बिखरी हुई सी है। तो अब क्या करते हैं चकबंदी में, क्या होता है कि इन जमीनों को क्या करते हैं कि यहाँ पर इन जमीनों को, किसी की उधर जमीन है, किसी का आपके बगल में जमीन है, तो आपकी जमीन उसको दे दी और उसकी जमीन आपके कहीं जमीन के आसपास है, तो मतलब गांव में जमीनों को क्या अधिकतम कृषि और जो है कृषि को सुगम करने के लिए क्या करते हैं कि जमीनों को चकबंदी होती है। ठीक है, चकबंदी का तरीका आप मान के चले, जैसे देखा आपके पास जमीनें हैं, तो कुछ जमीन आपकी यहाँ पे है, कुछ टुकड़ा यहाँ पे, गांव में कुछ टुकड़ा यहाँ पे, कुछ टुकड़ा यहाँ पे, ये आपका घर है। तो आपको इन खेतों में काम करने के लिए क्या है, आपको अधिक श्रम और अधिक समय लगेगा ना, कभी इस खेत में काम करना, कभी इस खेत में, कभी इस खेत में, कभी इस खेत में। अब क्या होता है चकबंदी में, क्या होता है कि आपके 1 2 3 इन 3 खेतों को, आपके इतने खेत को अगर आपको अगल बगल देके यहाँ पर आपके पास खेत उपलब्ध कराया जाए, अब जो यहाँ अगल बगल आपके क्षेत्र में ना, आप आसपास के लोगों के साथ मिलजुल के सरकार क्या करती है कि जो आदमी के समय और जो उसके जो परिश्रम है, जहां उसकी बचत भी हो जाए, उस कुछ इस तरीके से नीति बनाएगी, तो उस नीति को चकबंदी बोला जाता है। ठीक है, तो कहीं कि अगल बगल में किसी खेत होता है कि तुम ये खेत ले लो और जो तुम्हारा दूसरा खेत है उसके बगल में हमारा भी हो, तो खेत हमको दे दो, तो बराबर कर देते हैं, जहां पर आदमी को सुगम पड़ जाए एक ही तरफ को। ये गांव में लोग ज्यादा समझ सकते हैं, तो चकबंदी है। ठीक है, ये कृषि सुधार में आता है चकबंदी। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी स्थित है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके भवाली में। कहाँ स्थित है? भवाली में। भवाली में आपके पास, इसके अलावा भवाली में आपके पास जो है मलेरिया मलेरिया शोध संस्थान,
ये क्या आपके पास भवाली में है। ठीक है, इसके अलावा टीबी सैनिटोरियम आपका भवाली में है, नैनीताल के पास पड़ता है। ठीक है, बागेश्वर में आपके पास देखा जाए तो कौसानी है, और कौसानी में जो है लक्ष्मी आश्रम, और लक्ष्मी आश्रम जो बना है वो 1946 में। लैंसीडोन की फेमस है 1887 में। यहाँ पर क्या है, गढ़वाल राइफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद के काल को। ठीक है, जगत चंद को उपाधि दी गई है गौ सहस्त्रदानी। गौ सहस्त्रदानी को उपाधि जगत चंद को दी गई है। इसके अलावा उसने जुआरी पर टैक्स लगाया था, जुआरी पर टैक्स लगाया था। चंद वंश का संस्थापक कौन है, सोमचंद। संस्थापक कौन है, सोमचंद। लक्ष्मी चंद को क्या कहा जाता है, लखुली बिरादी। ठीक है, इसने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किए थे, 7 बार ये हारा था, 8वीं बार से आंशिक रूप से सफलता मिली थी, जिसमें गढ़वाल का जो सेनापति है खतर सिंह वो मरा था। लक्ष्मीचंद का जो समकालीन राजा है वो है मानसा। ठीक है, मानसा और लक्ष्मीचंद के बीच युद्ध हुए थे। बाज बहादुर चंद ने क्या करा था, नंदा देवी की मूर्ति को ये कुमाऊं ले गया, और इसे बहादुर की उपाधि कौन देता है, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां इसे बहादुर की उपाधि देगा। अगला, रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि रानी गुलेरिया जो है किसकी संरक्षिका थी, रानी गुलेरिया। तो रानी गुलेरिया संरक्षिका थी कीर्ति शाह की। किसकी संरक्षिका थी, रानी गुलेरिया, कीर्ति शाह की। ठीक, इसके अलावा ललित शाह देखेंगे तो ललित शाह ने एक युद्ध लड़ा था, बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में। ठीक है, इसके बाद ललित शाह ने इस युद्ध के बाद अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को, ठीक है, कुमाऊं की गद्दी पे बैठाया, और कुमाऊं और गढ़वाल की गद्दी पे राज करने वाला एकमात्र राजा कौन है, प्रद्युमन शाह, जो संयुक्त रूप से जिसने गढ़वाल और कुमाऊं पे गद्दी को संभाला था। ठीक है, बगवाली पोखर के युद्ध के बाद प्रद्युमन शाह कहां का राजा बन गया था, कुमाऊं का। नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी नेपोलिया, रानी नेपोलिया। ठीक है, प्रताप शाह के कार्यकाल को माना जाता है अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा है गढ़वाल का, उसका जो है कार्यकाल जो है प्रताप शाह के कार्यकाल को माना जाता है। कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, और KCSI की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा लॉर्ड लैंसीडाउन और लॉर्ड कैंपबेल ने भी क्या करा था, कीर्ति शाह की भूरी भूरी प्रशंसा करी थी। किसने, कैंपबेल और किसने, लॉर्ड कैंपबेल और लॉर्ड लैंसीडाउन ने कीर्ति शाह के बारे में कीर्ति शाह की तारीफ करी थी कि भारत के राजाओं को कीर्ति शाह की तरह होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये निम्न में से कौन सा सुमेलित है। ये कुछ पुरातात्विक स्थल हैं और इनके सुमेलित करना है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है। कालामाटी, कालामाटी जो है चंपावत में नहीं है, ये अल्मोड़ा में है। किमनी गांव गलत है, ये इस किमनी गांव को होना, किमनी मतलब चिमनी, चिमनी में सफेद चित्र मिले थे, तो ये है किमनी गांव है चमोली में। फड़कानौली जो है ये अल्मोड़ा में स्थित है। फड़कानौली जो है अल्मोड़ा में स्थित है। तो बच्चा क्या सही आंसर क्या है इसका, मल्ला पैनाली। मल्ला पैनाली सही हो जाएगा, मल्ला पैनाली अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा अल्मोड़ा में कालामाटी, फड़कानौली, ठीक है, स्थित है। चलिए, इसके अलावा पेटसाल भी अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे। तो उत्तराखंड में जो है सिक्कों के बारे में अगर सिक्के देखा जाए तो सिक्के जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़िंद। ठीक है, कुड़िंदों के 3 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। पहले सिक्के हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, ठीक है, दूसरा है अमोदभूति प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा अमोदभूति, और जो तीसरे प्रकार के सिक्के हैं वो है चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के। ठीक, इसमें जो है अमोदभूति प्रकार के सिक्के जो है चांदी और तांबे, रजत और तांबे दोनों के थे, जबकि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हमें तांबे के मिलते हैं।
ठीक है, तो कुरिंदों की जो जानकारी हमें उनके सिक्कों से मिलती है। कुरिंदों के, कुरिंदों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? अमोदभूति था। और अमोदभूति की जो सिक्के हमें सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच के क्षेत्र में, ठीक है, सतलज नदी से काली नदी के बीच के क्षेत्र में मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुरिंद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चंदों के हमें सिक्के नहीं मिलते, परमाणु के हमारे पास दो प्रकार के सिक्के मिलते हैं। एक अष्टकोणीय सिक्का मिलता है फतेहपति शाह का, और मोनाशाही तिमाशाही मुद्रा मिलती है प्रदीप शाह की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है? ठीक है, अरुणितमा रागोदय, उसारा गोद्य, बिहान रागोदय, बिहाग रागोदय। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है उसारा गोद्य। ठीक है, इसके अलावा जो है इसने पक्षी आखेट पर एक किताब लिखी थी सैनिक शास्त्र, और एक किताब लिखी थी त्रैमाणिक धर्म। रुद्रचंद ने किताब लिखी थी उसारा गोद्य, सैनिक शास्त्र, त्रैमाणिक धर्म। और इसने अपने जो राज्य महल बच्चों को जो है चंद कुमाऊं में संस्कृत की एजुकेशन के लिए जम्मू कश्मीर भेजा था रुद्रचंद ने। ठीक है, रुद्रचंद के समय ही इसने किसकी, मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। और मुगल सम्राट अकबर से मिलने कहा गया था लाहौर। और कब मिला अकबर से? ये 1588 में ये अकबर से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, महाभारत में गढ़वाल का वर्णन किस रूप में हुआ है? महाभारत में अर्थ कुरु, विभक्ति कुरु, उत्तर कुरु और नाग कुरु। तो उत्तर कुरु। इसके अलावा उत्तर कुरु देखो तो महाभारत में है, और एक ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत में जो है इसको उत्तर कुरु शब्द। ठीक है, उत्तर कुरु मतलब कौरव, कौरवों का उत्तरी क्षेत्र जो था वो उत्तराखंड को कहा गया होगा। इसके अलावा ऋग्वेद में उत्तराखंड को जो है देवभूमि, मनुष्यों की भूमि, देवभूमि और मनुष्यों की भूमि के नाम से भी जाना गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी का मंदिर स्थापित करा था? राज राजेश्वरी का मंदिर स्थापित करता है अजय पाल। ठीक है, जो राजा पाल पवार पवार वंश का संस्थापक है वो कहलाएगा कनकपाल। पवार वंश का जो संस्थापक है वह है राजा कनकपाल। ठीक है, कत्यूरी राजाओं के बाद जब कत्यूरी का विखंडन हो जाता है उसके बाद जो है गढ़वाल में पवार राजवंश का उदय होता है, जिसका प्रमुख पहला राजा होता है कनकपाल, जिसकी राजधानी होती है चांदपुरगढ़। ठीक है, चांदपुरगढ़ जो पड़ता है वो चमोली में पड़ता है। कनकपाल के बाद 37वां राजा अजय पाल जो है 1515 में, ये 1512 लिखा हुआ है किताब में, राजधानी ले जाएगा देवलगढ़। और 1517 में राजधानी चल जाएगी कहां? श्रीनगर। तो 1515 से 1517 से राजधानी कहां है? श्रीनगर है। तो श्रीनगर में जब देवलगढ़ राजधानी ले जाता है 1512 में, तो देवलगढ़ में क्या करता है? राज राजेश्वरी का मंदिर बनाता है, यहीं पर अपने लिए एक महल बनाता है। इस महल में आज भी जो है इस देवलगढ़ में, श्रीनगर के ऊपर देवलगढ़ में अजय पाल की मूर्ति भी है और उनकी महाराज राजेश्वरी की मूर्ति भी स्थापित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1870 में जो है एक क्लब बनता है, डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब के प्रयासों से 1871 में, ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत, सही आंसर क्या आ जाएगा? बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत करी थी। ठीक है, ये अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत होती है 1871 में। 1871 से लेकर 1913 तक इसके 7-8 जो है इसके पास इसके हमारे संपादक रहे हैं, जिसे संपादक बुद्धि बल्लभ पंत रहते हैं, इम्तियाज अली रहते हैं, जीवानंद जोशी, विष्णुदत्त जोशी, सदानंद सनवाल, उसके अलावा बद्रीदत्त पांडे। 1913 में इस समाचार पत्र में एंट्री होती है बीडी पांडे की। ठीक है, बीडी पांडे यहां पर एक शीर्षक लिखते हैं, यहां पर उपनिवेशवाद।
उपनिवेशवाद नाम से जो है शीर्षक लिखते हैं और इसमें अंग्रेजों की नीतियों की बुराई करते हैं। जिसके बाद क्या होता है, बीडी पांडे के इस पत्र पर 1000 रुपए का जुर्माना लगता है। जब ये जुर्माना नहीं दे पाते तो इस जुर्माने के साथ ये अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन पे बंद हो जाता है। इसमें जो है उस समय डिप्टी कमिश्नर जो है लोमस की भालूशाही नाम से भी ये क्या लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं, लोमस की भालूशाही। कौन, बीडी पांडे। देखो ये अखबार जो है पहले उदारवादियों का अखबार था, जब बुद्धि बल्लभ पंत, जीवानंद जोशी, विष्णुदत्त जोशी, सदानंद सनवाल, इम्तियाज अली। लेकिन जैसे इसमें उग्र विचारक बीडी पांडे 1913 में इसकी कमान संभालते हैं तो ये उपनिवेशवाद पर प्रहार करते हैं। उपनिवेशवाद पर जब ये प्रहार करते हैं तो यहाँ पर इस अखबार पर क्या होता है, जब ये अखबार जो है अंग्रेजों की कुरीतियों के बारे में बताने लग जाता है तो क्या होता है, खलबली मच जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पे 1000 रुपए का जुर्माना लगा देगा। और इसके बाद इसका आंसर से बुद्धि बल्लभ पंत मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्या होगा, बीडी पांडे 1913 से लेकर 1918 तक इसके संपादक बनते हैं और 1918 में इसको बैन लगने के बाद बीडी पांडे का नया समाचार पत्र छापते हैं जिसका नाम है शक्ति समाचार पत्र। ठीक है, इसी समय एक समाचार पत्र गढ़वाल से समझाता पुरुषार्थ, वो लिखता है 1 गोली 3 शिकार, कूली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, कभी आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। चलिए आगे, तिब्बत हिमालय लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? तिब्बत हिमालय लैंग्वेज के, तो तिब्बत हिमालय लैंग्वेज के लेखक जिसने किताब लिखी है हिमालय के खस। हिमालय के खस, हिमालय में जो रहने वाली सबसे पहली जाति है वो खसी है। तो डी शर्मा ने किताब लिखी है हिमालय के खस। भजन सिंह ने लिखी है आर्यों का निवास मध्य हिमालय। और सियानाद भजन सिंह। शेखर पाठक की जो किताब आती है वो आती है उत्तराखंड में कुली बिगाड़ और पहाड़। ठीक है, यशवंत सिंह कटौसी की किताब आती है मध्य हिमालय का पुरातत्व। मध्य हिमालय का पुरातत्व और उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करेंगे और किताबें कभी। स्नोगर्ल के नाम से जानी जाती है मेनका गुजिया। ठीक है, शशि भावना तो नमक वाली। नंदा सती जो है ये जागर गाती है। तान्या कोटनाला एक वो बनाती है, कार्टून बनाती है। ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? उत्तराखंड का अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, वो जिला कौन सा है? वो जिला है, उत्तराखंड का मैप आपको याद होना चाहिए, अल्मोड़ा। देखिए उत्तराखंड की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 2 ही देशों से लगती है, नेपाल और चीन से। और ये दोनों देशों में जो राज्य से सीमा लगाते हैं उन दोनों राज्यों का नाम क्या है? CPU। ठीक है, अब देखो दोनों राज्यों का नाम CPU देखो किस तरीके से है। नेपाल से जो सीमा लगाते हैं वो लगाता हमारा चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। ये हमारी नेपाल से सीमा लगाता है, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। जबकि चाइना से सीमा लगाता हमारा चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। उत्तराखंड का मैप याद होना चाहिए आपको, तैयारी कर रहे हैं तो मैप को जिलों की स्थिति देखनी है। ठीक है, ये उत्तराखंड का मैप है, तो यहाँ पर हमारे पास चीन है, ये नेपाल है। ठीक, तो यहाँ पर एक जिला पड़ता है पिथौरागढ़ जो दोनों से सीमा लगा रहा है। पिथौरागढ़ देखो नेपाल से भी सीमा लगाता है, चीन से भी सीमा लगाता है। तो 2 राज्यों से 2 देशों से सीमा लगाने वाला कौन है? पिथौरागढ़। तो सर्वाधिक सीमा भी कौन सा स्टेट लगाता है, जिला लगाता है? पिथौरागढ़। यहाँ पर देखो तो नेपाल से चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर। चीन से देखो तो चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। तो टोटल कितने जिलों ने सीमा लगाई बताओ गुरुजी? 6 कि 5? बताओ, चेक करो, बताओ कितने लगाई? नहीं बता पाए? जो 5 नहीं बता पाया उसके साथ दिक्कत है। यहाँ पिथौरागढ़ कॉमन है, 1 2 3 4 पिथौरागढ़ कॉमन हो गया 5। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन बन सकते हैं तो ढंग से देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ठीक है, बहुत सारे पेपर में बनता क्वेश्चन। ठीक, लघु हिमालय को देखो, सबसे ऊपर जो हिमालय है उस हिमालय का नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद जो हिमालय है वो है महान हिमालय। महान हिमालय के बाद जो निचला हिमालय है वो है मध्य। मध्य के बाद है शिवालिक, और शिवालिक के बाद जो हिमालय है
उसके बाद हिमालय खत्म हो जाए, तराई और मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब ये बोल रहा है यहाँ पर इनके बीच सीमा, इनके बीच एक जो अब ये हिमालय हमने बांटे हैं, तो इनके बीच कोई ना कोई सीमा तो होगी जो यहाँ पे बताएगा कि ट्रांस खत्म हो गया, महान हिमालय शुरू हो गया। तो ट्रांस और महान हिमालय के बीच में जो है ISZ है। कौन सी लाइन है? इंडो सच्चर जोन, ISZ लाइन है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच MCT, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश ये वाला, ठीक। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो है MBT है। क्या है? MBT, ठीक। और शिवालिक हिमालय और तराई हिमालय के बीच में हमारे पास क्या है? HFF, ठीक। तो लघु हिमालय को, ठीक, दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ठीक, तो इसका आंसर जो हो गया MCT। इसी के बीच हमारे पास महान, मध्य शिवालिक, महान और मध्य हिमालय के बीच, मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले 4 गांवों पर स्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? स्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? खर्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 4 गांवों को अस्थायी, इनको खर्क बोलते हैं। एक नाम और आता है प्यार, इसके अलावा एक नाम आता है मीडो, इसके अलावा एक और नाम आता है गुलमर्ग, मर्ग, जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है, ठीक। चलिए वन्य जीव में कौन सा जो क्रम है, इनका क्रम लगाना है, किस तरीके से लगाना है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम लगाना है, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि पहले तो वन्य जीव विहार कितने हैं हमारे पास? टोटल 7 वन्य जीव विहार है। केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ है? चमोली, रुद्रप्रयाग के पास का क्षेत्र केदारनाथ वन्य। अस्कोट कहाँ है? पिथौरागढ़। नंदा देवी कहाँ है? चमोली। बिनसर कहाँ है? अल्मोड़ा। टोटल कितने वन्य जीव विहार है हमारे पास? 7। और कितने नेशनल पार्क है? 6। पहले तो इतना पता होना चाहिए। उसके बाद ये कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व सही क्रम लगाए, पश्चिम से पूर्व सही क्रम लगाना है, ठीक है। ये पश्चिम, ये पूर्व हो गया पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र, ये देहरादून वाला क्षेत्र क्या हो गया? पश्चिम हो गया। अब सबसे पूर्व में कौन सा होगा? ठीक, अब लगा बोल रहा है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जब जाएंगे तो सबसे पहले ये रुद्रप्रयाग के आसपास का क्षेत्र आएगा केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ, केदारनाथ के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद बिनसर, बिनसर के बाद अस्कोट, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है था, देखो अस्कोट पिथौरागढ़ में सबसे पहले लास्ट में पूरब, तो अस्कोट पूरब सबसे लास्ट, यहाँ क्या पूरब है। अब इधर देखो, यहाँ पर अगर आप मैपिंग करोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि ये ऊपर जो है चमोली है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग है। तो जो है चमोली और रुद्रप्रयाग के बीच में जो है केदारनाथ वन्य जीव विहार है, जबकि नंदा देवी वन्य जीव विहार जो है पूर्ण रूप से चमोली में है। जबकि मैप में देखोगे रुद्रप्रयाग और चमोली में दोनों में क्या है? केदारनाथ वन्य जीव विहार है। तो रुद्रप्रयाग देखो मैप में चमोली से पहले लग जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसका आंसर सी होना है। पहले 7 वन्य जीव विहार याद कर लेना है, ये वो क्वेश्चन तो बाद में आता है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक। वन्य जीव विहार से क्वेश्चन नहीं बनते। फिर इसके अलावा बनता है एक क्वेश्चन बना था, विनोग वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? आधे लोग आत्मा परमात्मा में चले गई थी। विनोग, विनोग का नाम ही क्या है? मसूरी, मसूरी वन्य जीव विहार को विनोग कहते हैं। टोटल वन्य जीव विहार 7 है, नेशनल पार्क 6 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध स्थान निम्न में से किस स्थान पर है? उच्च स्थलीय शिखर शोध स्थान जो है ये श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। इसका एक शाखा तुंगनाथ के पास भी है, ठीक है, लेकिन श्रीनगर में, ठीक है, मेन जो है श्रीनगर में। अगला देखेंगे।
काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कुमाऊं की क्या, ये तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। जौल जीबी जो है काली और गोरी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन इसमें सही हो जाने वाले हैं। काली जो है कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। काली जो है राज्य की जो सीमा बनाती है, राज्य की पूर्वी सीमा बनाती है नेपाल के साथ, ठीक है। काली नदी विवाद किसके साथ है, नेपाल के साथ। काली राज्य की पूर्वी नदी है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है, राज्य की सबसे लंबी नदी, ठीक। इसके अलावा अगला क्या बोला है कि जौल जीबी, ठीक है, पिथौरागढ़ के पास जौल जीबी जो जगह पड़ती है काली और गोरी नदी के बीच में है, ठीक है। यहाँ मेला भी लगता है, जौल जीबी मेला, काली और गोरी नदी के संगम पर जौल जीबी मेला लगता है, ठीक है। दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, 100% सही, ठीक है। नदी तंत्र वाले क्वेश्चन कैसे डिस्कस करेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपके पास वन्यजीव बिहार से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपके पास पहला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, यह है उत्तरकाशी में। अस्कोट वन्यजीव विहार आपके पास पिथौरागढ़ में। बिनसर वन्यजीव विहार ये आपके पास अल्मोड़ा में है। और सोना नदी आपके पास पौड़ी में है। तो 34 12 3 4 1 2 ये आपके पास सही हो जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है। अस्कोट तो यहाँ वैसे भी सही हो रहा है, देखो अस्कोट 4, बी का 4 एक ही में दिख रहा है, ठीक। टोटल वन्यजीव विहार कितने हैं, 7। नेशनल पार्क कितने हैं, 6। अभी अगर वन्यजीव विहार की बात करें तो ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को तो गोविंद राष्ट्रीय वन्यजीव विहार भी है, गोविंद वन्यजीव विहार। तो 7 वन्यजीव, तो गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में, अस्कोट वन्यजीव विहार, बिनसर, सोना नदी, ये 4 हो गए। इसके अलावा ठीक केदारनाथ वन्यजीव विहार जो सबसे बड़ा है, केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार के बाद है नंदा देवी। केदारनाथ के बाद जो वन्यजीव विहार है वो है नंदा देवी। नंदा देवी के बाद जो है मसूरी, नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नहीं है, सॉरी, मसूरी है। मसूरी का नाम विनोग है, ठीक है। सबसे छोटा है 11 किलोमीटर, याद रखा है विनोग पिछले पेपर में। विनोग आधे ज्यादा विनोग कहाँ है तो मसूरी भूल गए, माउंटेन क्वेल के लिए फेमस है। तो 4 तो ये हो गए वन्यजीव विहार, गोविंद वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, बिनसर, सोन नदी 4, एक 5 और एक 6। लेटेस्ट जो सबसे नया बना था वो था नंदौर, ठीक है। नंदौर जो बना ये बना नैनीताल के पास है नंदौर, ये बना 2012 में, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करेंगे अगर तो नेशनल पार्क कितने हमारे पास है, जिसमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है बताओ, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, अरे अच्छा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित नहीं है। लखपति दीदी योजना, देखिए लखपति दीदी योजना 4 नवंबर 2022 की है, कल के बजट में भी इसके बारे में डिस्कस हो रहा था तो पढ़ लेना, ठीक है। 4 नवंबर 2022 एकल महिला स्वरोजगार योजना, ठीक है। जो सिंगल लेडीज हैं उनके लिए जो है परित्यक्ता, जो विधवा है और जो तलाकशुदा उनके लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना। 1 जिला 2 उत्पाद अक्टूबर 2021, वेरी गुड, ये पढ़ लेना है। एक जिला 2 उत्पाद, ये पिछले पेपर में आया था, 2021 की योजना थी। तो योजनाएं सारी इंपॉर्टेंट होती है। योजनाओं के लिए एक राज्य सरकार की एक डायरी आती है, योजना, राज्य योजना, आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सीएम वात्सल्य योजना इसमें गलत है। सीएम वात्सल्य योजना जो है आपके पास कोरोना के समय 2 अगस्त 2021 को आई थी, ठीक है। 2021 की योजना है और ये पेपर में भी आया था और इसमें पूछा था कितना, 3000 रुपये इसमें क्या है पैसे दिए जा रहे थे, 3000 रुपये। चलिए कोरोना के समय, ठीक है, जिनके अपने माता पिता एक्सपायर हो गए तो उनके लिए थी। क्वेश्चन नंबर 22, कथन और कारण के संदर्भ में व्यक्तित्व का सही उत्तर कीजिए। शिव प्रसाद डबराल के आगे चारण शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है। शिव प्रसाद को चारण शब्द के नाम से जाना जाता है। शिव प्रसाद डबराल को घूमने का, पर्यटन का बड़ा शौक था, इसीलिए इनके नाम के आगे चारण जोड़ा, ठीक है। इसको इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कथन कारण में, ये क्योंकि, ठीक है। अब इसको ऐसे पढ़ोगे आप, शिव प्रसाद डबराल के आगे का नाम चारण शब्द जोड़ा गया। अब इससे क्या जोड़ोगे आप, क्योंकि शिव प्रसाद डबराल को घूमने और पर्यटन का बड़ा शौक था, फिर ये यहां से वापस जाएगा, फिर आएगा, इसलिए सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, इसलिए शिव प्रसाद डबराल के आगे का नाम चारण शब्द जोड़ दिया गया। समझ रहे हो, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है नहीं करता, आपको इस तरीके से जोड़ना है। शिव प्रसाद डबराल के नाम के आगे का चारण शब्द जोड़ा गया है, ठीक है। चारण शब्द से जोड़ा गया था क्योंकि घूमने उत्तराखंड का वेद व्यास भी कहते हैं, ठीक। तो ये उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल को चारण शब्द जोड़ा गया है। अब यहाँ क्या जोड़ो, क्योंकि,
क्योंकि को आपको कारण से जोड़ना है। कथन और कारण के बीच क्या संबंध है? क्योंकि कथन, क्योंकि श्री प्रसाद डबराल घूमने या पर्यटन का बड़ा शौक था, इसलिए श्री प्रसाद डबराल को चारण शब्द जोड़ा गया। देखो सही बन रहा ना, पूरा राइमिंग सही बन रही है ना। अगर राइमिंग कहीं पे भी गड़बड़ हो जाती है तो इसलिए ये दोनों शब्द सही है, लेकिन एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण दे रहे नहीं दे रहे, इसलिए आपको इन दोनों से चेक करना है। पहले किसे चेक करना है? ये जो कथन जो कारण से वो क्योंकि से जुड़ेगा, कारण कथन से इसलिए में जाएगा। तो अगर सब राइमिंग सही हो जाएगी तो सही आंसर होगा। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा होगा उसको ढंग से पूछना, फिर से बताएंगे। चलिए आगे आंदोलन के बारे में आ गया। चलो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंदोलन है आपके पास, यहां पर है निम्नलिखित में से सम्मिलित है। निम्नलिखित में से सम्मिलित है। सबसे पहले डुंगी पैंतोली आंदोलन, फिर है पानी रखो आंदोलन, रवाई कांड और रक्षा सूत्र कांड। ठीक, डुंगी पैंतोली जो है ये जगह पड़ती है चमोली में, ये है 1980 का। तो ये तो हो गया सही, सम्मिलित है पूछा ना ये। ठीक, तो ये तो 1980 का है। जो इसका सही आंसर है वो है पानी रखो आंदोलन। ठीक है, जिसने पानी रखो आंदोलन मारा है वो बिल्कुल सही है। अब बाकी है सम्मिलित है तो पानी रखो आंदोलन 1989 का है। इसके अलावा डुंगी पैंतोली 1980 का है। इसका नेतृत्व क्या था? मथुरा देवी। ठीक है, मथुरा देवी ने इसका नेतृत्व किया था। पानी रखो आंदोलन को जो नेतृत्व किया वो सच्चिदानंद भारती ने किया। सच्चिदानंद भारती। रवाई कांड 1930 में हुआ, 1830 में नहीं हुआ, दयाराम रवाल्टा। और रक्षा सूत्र आंदोलन जो है 1994 में चलता है। ठीक है, तो पानी रखो आंदोलन का सही हो जाएगा। रक्षा सूत्र आंदोलन चलाते हैं सुरेश भाई। कौन सा भाई? सुरेश भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुमाऊं भावर न्यास का गठन कब हुआ? 1906 में। 1917 में क्या आया? कुमाऊं वाटर रूल। ठीक, कुमाऊं वाटर रूल। 1842 में तराई जिले का गठन किया गया। ठीक है, और नैनीताल जो है कुमाऊं कमेसरी का मुख्यालय 1854। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसका आंसर 1906 होना है, ध्यान रखना। चलिए, किस रामतुला वाद्य यंत्र किस जौनसारी लोक नृत्य में अनिवार्य है? इसमें चारों जौनसारी नृत्य है। ये बुढ़ियात होगा, बुढ़ियात नृत्य, हारुल नृत्य, से परात नृत्य भी कहते हैं, तांदी नृत्य या पंडावर नृत्य। तो जो इसका सही आंसर होने वाला वो है हारुल। हारुल जो है, हारुल में रामतुला वाद्य यंत्र जरूरी रूप से बजता है। ठीक है, आपने हारुल सुनोगे तो पहले पू पू आवाज आती है ना। हारुल के साथ जो गाना, हाथ में हाथ पकड़ के लोग तांदी करते हैं, नाटी करते हैं। तांदी हो गया, नाटी हो गया, इनका नृत्य है। पंडावर्त जो है ये पांडव नृत्य है। ठीक है, और जो हारुल है, हारुल का जो मेन थीम होता है वो पांडवों के जीवन से संबंधित होता है। ठीक है, हारुल भी पांडवों के जीवन से संबंधित होता है। निम्न में से घन वाद्य यंत्र है? नहीं है। घन वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु के बने होते हैं। जैसे धातु की बनी होती है झांझ, झांझ करने वाली झांझ नहीं है, नशे वाली झांझ सुनो, झांझ छन छन वाला होता है, चिमटा। ठीक है, इसके अलावा एक जो सबसे खतरनाक है वो है बीणाई। ये फंसता, बीणाई को सुशील मार्ग, बीणाई घन वाद्य यंत्र है। ठीक, तो यहां पर जो नहीं है वो है धतिया। इसको धतिया नहीं बोलते, धतीमा बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है तो कौन सा नहीं है? धतीमा नहीं है। तो फिर कौन है? करताल जो है, जो हाथ बजाते हैं, खंजड़ी, झांझ, ये सब क्या है? घन वाद्य यंत्र। मंदिर की घंटी, ठीक है, घन वाद्य यंत्र, दोनों धातु की बनेंगे। धातीमा चर्म वाद्य यंत्र, चर्म वाद्य यंत्र में आता है हुड़की, डोर, ठीक है, ढोल, दमाऊ, ये चर्म वाद्य यंत्र है, चर्म। ठीक है, सुशील वाद्य यंत्र में आता है रणसिंगा, अलगोजा, ठीक है, मसक बीन, सुशील फूक मार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पर। 1939 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पताका, पत्र का नाम क्या है? पताका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो जो पताका पत्र था ये था सोबन सिंह जीना, 1939। ठीक, इसके अलावा अगर हम औरों को डिस्कस करें तो गोपेश्वर कुटियाल, गोपेश्वर कुटियाल की
युगवाणी, फेमस पत्रिका युगवाणी है। प्रताप सिंह ने जो लिखा वो लिखा क्षत्रिय वीर। हरिप्रसाद टमटा ने जो है 1934 में जो है समता समता समाचार पत्र का संपादन किया था। ठीक, इसके अलावा प्रजाबंधु आता है जयदत्त पिला की। उसके अलावा कुमाऊं कुमुद आता है, कुमाऊं कुमुद बसंत कुमार जोशी की, कुमाऊं कुमुद बसंत जोशी की। इसके अलावा तरुण कुमाऊं आता है। ठीक, स्वाधीन प्रजा आता है। आगे डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन बनेंगे तब आगे डिस्कस करेंगे और को। ठीक है, एक साथ बहुत सारा डाटा जो है दिमाग को हैंग कर देता है। ज्यादा डाटा जो है आप कोशिश करना कि कम से कम डाटा है। मैं इसलिए अगर सबको मैं डिस्कस कराने लग जाऊं तो कम से कम एक, अगर इन भूस्खलन को डिस्कस करा दूं मैं तो इतना डाटा फेंक दूंगा, लेकिन है इंसान का दिमाग ही है, कितना स्टोरेज करेगा। इसलिए ज्यादा की तरफ नहीं जाना है, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पे भूस्खलन है, भूस्खलन वाले क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सुमेलित है, तो सुमेलित जो है इसमें वो है कपकोट, कपकोट भूस्खलन 2010। अब जो है इसमें भूस्खलन देखेंगे तवाघाट, तवाघाट का जो भूस्खलन है वो 1977 में आया था, तवाघाट भूस्खलन। नीलकंठ भूस्खलन जो है 1990 का है। मालपा भूस्खलन जो है अगस्त 1998 का है। ये तो सबसे सरकारी क्वेश्चन है, मालपा भूस्खलन। ठीक, उसके अलावा गोना झील जो है 1893 में बनी थी, गोना चमोली में, और 1894 में झील पहली बार फटी थी, गोना झील। उसके बाद 1970 में इसमें फिर से बनी थी। इसमें एक आपदा का नाम आता है बेलाकूची, बेलाकूची घटना भी 1970। इसके अलावा एक पेपर में आया था कर्मी बागेश्वर में जो है 1983, कर्मी बागेश्वर 1983। तवाघाट का भूस्खलन 1977। देखो ये भूस्खलन वाले क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा एक 1998 में यह आया ओखीमठ में। ठीक, तो यहां पर देखना मालपा जो है 1998 का सरकारी क्वेश्चन, कपकोट 2010 का है, नीलकंठ 1990 का है, यहाँ पे लिख दिया होगा नीलकंठ जो है 1990 का है, तवाघाट 1977 का है। ठीक है, इनको पढ़ लेना, आपको जहां भी डाटा मिलेगा भूस्खलन का, नहीं तो राजेंद्र प्रसाद बलोदी ने जो किताब लिखी है उसमें है भूस्खलन वाली सारी लिस्ट। ठीक, आगे किस पंवार शासक द्वारा देवलगढ़ में स्थित सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया? देखो सब बोलेंगे इसमें अजय पाल, लेकिन जो इसका आंसर आएगा जो है देवलगढ़ में वो आएगा श्याम शाह। ठीक है, राज राजेश्वरी बोलेगा तब है अजय पाल। राज राजेश्वरी मंदिर जो है अजय पाल बनाएंगे, और अजय पाल का जो है महल भी कहाँ है? देवलगढ़ में है। लेकिन यहाँ पर क्या है? श्याम शाह जो है इसका सही आंसर होने वाला है। मान शाह ने यहाँ पर मानपुर शहर बसाया था, श्रीनगर के पास मानपुर शहर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हुड़किया बोल, हुड़किया बोल जो है रुपाई और गुड़ाई के समय, धान की रुपाई और गुड़ाई के समय जो है हुड़किया बोल चलता है। ठीक है, हुड़किया बोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इसको डिस्कस करेंगे। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने लिखी? श्रीनगर से राजधानी मैंने आपको बताया था, राजधानी देखो कनकपाल, चांदपुरगढ़, फिर अजयपाल, राजधानी 1512 और 1517, 1512 में देवलगढ़ और 1517 में श्रीनगर। अब इसके बाद सीधे राजधानी चेंज करेगा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह जो है राजधानी ले जाएगा टिहरी, और टिहरी को राजधानी बनाएगा वो 28 दिसंबर 1815 को जो है टिहरी राजधानी घोषित करेगा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह को झोपड़ियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को इसने जो है अपनी नई राजधानी टिहरी ले गया। कौन? इसीलिए 28 दिसंबर को टिहरी रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, प्रद्युमन शाह गढ़वाल और कुमाऊं पर शासन करने वाला एकमात्र शासक था। ठीक है, पृथ्वीपति शाह की शासिका कौन थी? कर्णावती थी। चलिए आगे, दूधा तोली श्रृंखला जो है किन नदी बेसिनों को, दूधा तोली जो है पर्वत श्रृंखला, पहले इसको उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। और ये जो दूधा तोली श्रृंखला है जो है अल्मोड़ा प्लस
चमोली और पौड़ी के ट्रांजैक्शन पॉइंट पे है दूधातोली श्रृंखला। ठीक, तो दूधातोली श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों में संयोग में चुनाव कीजिए। तो अब दूधातोली से देखिए भागीरथी और भिलंगना, ये टिहरी आउट हो गए, भागीरथी, नयार और अलवार नदी, ठीक है, पिंडर चमोली में, रामगंगा अल्मोड़ा में, भिलंगना और भागीरथी। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ऐसे तरीके से ट्राई जंक्शन पॉइंट पे है अल्मोड़ा, चमोली प्लस पौड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है सल्टवाड़ा प्रथा क्या है। ठीक, पिछले पेपरों से ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं जिसमें हमारे उत्तराखंड की प्रथाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो सल्टवाड़ा प्रथा जो है, लड़का पैदा होने पर उसके मामा के घर ले जाने वाली प्रथा को बोलते हैं सल्टवाड़ा प्रथा। ठीक, इसके अलावा गांव में आपसी सहयोग हेतु श्रमदान की प्रथा को बोलते हैं पड़ियाल प्रथा। ठीक है, पड़ियाल होता है कि जब गांव में जो लोग आपसी सहयोग के लिए श्रमदान करते हैं, आज एक के खेत में काम करने चले गए, कल दूसरे के खेत में सब लोग मिलकर काम करने चले गए, तो मिलजुल के जो लोग अपना काम पूरा करते हैं, ठीक है, खेतों का काम, तो इस प्रथा को बोला गया है पड़ियाल प्रथा। ठीक, और लड़का पैदा होने पर मामा घर ले जाने की प्रथा सल्टवाड़ प्रथा। इसके अलावा और सारी प्रथाएं इसे अगले कभी डिस्कस करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, हिलासी नामक रचना का मुख्य विषय क्या था। तो जो हिलासी नामक कविता थी इसका मुख्य विषय था स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, भगवती प्रसाद निर्मोही की रचना है, स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित थी ये हिलासी कविता। इसके अलावा भाई बहन का प्रेम जो है ये मिलता है आपको सदई, और जो सदई है वो तारा दत्त गैरोला ने लिखी है, सदई। अगला देखिए, काले कौवे का त्योहार किसे कहते हैं। ठीक है, आजकल ही मनाया गया है काले कौवे का त्योहार। तो जो है कुमाऊं में इसे घुघुतिया कहते हैं, गढ़वाल में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी, काले कौवे का त्योहार। ठीक है, इसमें घुघुतिया बनाया जाता है, कुमाऊं में घुघुतिया बनाते हैं। ठीक है, और काले कौवे का त्योहार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक त्योहार जो अभी पेपर में आया था वो था ओलगिया। ओलगिया जो त्योहार है, इस त्योहार को गढ़वाल में माना जाता है घी संक्रांत के नाम से, घी संक्रांत। ये जो है ओलगिया जो है सितंबर महीने में मनाया जाता है। सितंबर मतलब मान के चलो सावन भाद्रपद के महीने में, सावन भाद्रपद के महीने में क्या होता है, ओलगिया त्योहार मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हीरा आपके टीवी स्क्रीन पर, डाउट मछली या गेमा फिश के लिए राज्य का कौन सा ताल प्रसिद्ध है। तो डाउट मछली के लिए जो प्रसिद्ध है वो है डोडी ताल। ठीक, इसके अलावा देखिए मंसूर ताल जो है इसको भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है। मंसूर ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है। भीमताल जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है भीमताल, नैनीताल के पास पड़ता है भीमताल। डोडी ताल जो है उत्तरकाशी में है। मंसूर ताल टिहरी में है, महासर ताल, मंसूर ताल, ठीक है, ये सब आपके पास टिहरी में है। और मंसूर ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल जो है वो सहस्त्र ताल है, और कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भीमताल। चलिए अगला, आकांक्षी कृषि जिला के रूप में उत्तराखंड के किन दो जिलों को चुना गया है। तो जिसका सही आंसर होने वाला है चमोली और अल्मोड़ा। चमोली और अल्मोड़ा को उत्तराखंड का क्या है, आकांक्षी कृषि जिला के रूप में चयनित किया गया है इनको। ठीक, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला देखिए, उत्तराखंड विजन 2030 ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय जो है, त्रिवेंद्र सिंह 2018-19 के समय जो है इस एसडीजी को, हमारे जो एसडीजी लक्ष्य है उन्हें 4 लक्ष्यों समूह में बांटा गया। जो अभी अपने एसडीजी पढ़ा था ना, एसडी सतत विकास के टोटल कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं। इन 17 लक्ष्यों को उत्तराखंड ने क्या करा है, 4 लक्ष्य समूह में बांटा है, जिसमें सामाजिक विकास, पर्यावरण स्थिरता, सतत आजीविका, इसमें नव प्रवर्तन नहीं है, नव प्रवर्तन की जगह यहां पर है मानव विकास।
ठीक है, तो क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? नवप्रवर्तन क्या है? मानव विकास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि उत्तराखंड विजन 2030 जो है उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को, जो सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं, इनको हासिल करने के लिए राज्य उत्तराखंड सरकार ने क्या इन्हें 4 लक्ष्य समूह में बांटा है, जिसमें सामाजिक विकास की बात हो रही होगी, सतत आजीविका, ठीक है, पर्यावरण स्थिरता, इसके साथ साथ मानव विकास। जैसे मानव विकास में भुखमरी को मिटाना है, और स्वास्थ्य के लिए जो बात करनी है, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो मानव विकास में आ जाएंगे। पर्यावरण स्थिरता में देखो जल में जीवन, नवाचार, या आजीविका में आ जाएंगे। तो इस तरीके देखो 4 समूह में है। सबसे पहले सामाजिक विकास, पर्यावरण स्थिरता, सतत आजीविका और मानव विकास। तो उत्तराखंड ने वैसे 15 लक्ष्य अपनाए हैं, ठीक है। वैसे SDG के 17 लक्ष्य हैं, लेकिन उत्तराखंड में 15 है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब जेठ तपलू तब सौण बरखलू का अर्थ है, मतलब जब जेठ मतलब गर्मी, जब गर्मी होगी तब सावन के महीने बारिश होगी। इसका मतलब है कि एक दूसरे पे डिपेंड है। तो अयोग्य व्यक्ति का महत्वपूर्ण हो जाना ये गलत है, अहंकारी होना ये भी गलत है, अधूरा ज्ञान घातक ये भी गलत है। तो जिसकी जितनी अधिक मेहनत उसका उतना अधिक फल, ये इसका सही हो जाएगा। देखो रिलेट करना पड़ता है ये, और ये व्यवहारिक ज्ञान होगा। जब जेठ तपलू मतलब जब गर्मी होगी तभी क्या होगी? ठंड होगी। इसका मतलब है देखो एक दूसरे पे क्या है, वाइस वर्सा है, ये एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं। तो जिसकी अधिक मेहनत उसको उतना अधिक फल। चलिए अगला क्वेश्चन आप ये रहा, गोड्यारू का अर्थ होता है, गोड्यारू का जो अर्थ होता है गुड़ाई करते समय खेत से निकला हुआ खरपतवार, ठीक है, इसको बोला जाता है गोड्यारू, ठीक है। चलिए